हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डेटा सफिशिएंसी का। ठीक है, तो उसी के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी उसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आज जो ये चैप्टर है हम यहीं क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है। हमसे क्या पूछा है, सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में लिखा है टॉम को सही ढंग से याद है कि उसका जन्मदिन मंगलवार के बाद और शनिवार से पहले आता है। देखिए टॉम क्या बोल रहा है कि जो सुजाता का जन्मदिन है ना वो मंगलवार के बाद, मतलब कि मंगलवार से चालू नहीं होगा, तो मंगलवार के बाद मतलब कि वेडनेसडे, और शनिवार से पहले बोल रहा है तो शनिवार से पहले मतलब कि शुक्रवार तक। तो हम लिखेंगे बुधवार, इधर गुरुवार मतलब कि थर्सडे, और फ्राइडे। बस फ्राइडे तक लिखना है क्योंकि हमें क्या बोला है, मंगलवार के बाद और शनिवार के पहले। टॉम ये बोल रहा है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अन्नू को ठीक से याद है कि उसका जन्मदिन गुरुवार से पहले और सोमवार के बाद आता है। तो मतलब अन्नू क्या बोल रही है कि उसका जो जन्मदिन है ना वो सोमवार के बाद और गुरुवार से पहले। सोमवार के बाद मतलब कि ट्यूसडे, और गुरुवार से पहले मतलब कि बुधवार तक लिखना है हमें बस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, सोमवार के बाद और गुरुवार से पहले। तो सोमवार के बाद मतलब कि ट्यूसडे, बाद बोला है मतलब कि वेडनेसडे से नहीं बोला, से बोलते मतलब अगर वो बोलते कि गुरुवार से है तो गुरुवार भी हम वहाँ पर इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें बाद बोला है तो हमें क्या बोलना है, सोमवार के बाद और गुरुवार से पहले क्या आता है, वेडनेसडे। अब देखिए टॉम के दिन कौन कौन से आ रहे हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और अन्नू के क्या क्या आ रहे हैं, इधर अन्नू के जो दिन आ रहे हैं वो आ रहे हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो दोनों का कॉमन दिन कौन सा आ रहा है, वेडनेसडे। ठीक है, तो अब देखिए वेडनेसडे कॉमन आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे। मतलब कि जो सुजाता का जन्मदिन कब आता है, वेडनेसडे को, मतलब कि बुधवार को आता है। अब आते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन में। तो इसमें लिखा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक पर्याप्त नहीं, दोनों ही कथन से हमारा आंसर आ रहा है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल दो पर्याप्त है क्या, नहीं, ये भी गलत है। ना तो कथन एक ना ही कथन दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, गलत बिल्कुल। कथन एक और कथन दो दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है ना दोनों के ऑप्शन से आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट से आ रहा है। देखिए दोनों स्टेटमेंट से आ रहा है ना, क्योंकि हमने टॉम का भी रखा और अनु का भी रखा, फिर दोनों का जो कॉमन डे आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वेडनेसडे। तो दोनों से ही हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि कथन एक और कथन दो एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मोहिता शुभम से छोटी है कि बड़ी। हमसे पूछा है कि मोहिता जो है वो शुभम से छोटी है कि बड़ी, ये हमें बताना है। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला है, मोहिता वर्तमान में अपने पिता से 35 साल छोटी है। तो हम क्या करते हैं, मोहिता जो है वो अपने पिता मतलब कि अपने फादर से कितने साल छोटी है, 35 साल छोटी है। ठीक है, अब बोला है मोहिता के भाई शुभम का जन्म 1954 में हुआ था। अब देखिए मोहिता के जो भाई है उसका जन्म कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, शुभम है उसका भाई, तो मोहिता का भाई कौन है, शुभम। उसका जन्म कब हुआ था, 1954 में, और वह अपने पिता से ठीक 34 साल छोटा है। तो शुभम जो है ना वह अपने पिता से कितने साल छोटा है, 34 साल छोटा है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, मोहिता जो है शुभम से छोटी है कि बड़ी। अब देखिए ये फादर से, शुभम जो है वो फादर से 34 साल छोटा है और मोहिता जो है वो अपने फादर से कितने साल छोटी है, 35 साल छोटी है। तो बड़ा कौन हुआ इसमें से, ये 35 साल मतलब कि 1 साल बड़ा हुआ ना शुभम उससे, मोहिता से, क्योंकि ये 35 साल छोटी है और ये 34 साल छोटा है। तो छोटा मतलब कि कौन हुआ, मोहिता हुई, और शुभम बड़ा हुआ, 1 साल बड़ा है मोहिता से।
वैसे तो हमारा आंसर आ गया कि मोहिता जो है वो छोटी है शुभम से 1 साल। ठीक है, अब स्टेटमेंट पे हम कथन में आते हैं। इसमें केवल एक पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है। नहीं, इसमें दोनों से ही आंसर आ रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरे में बोला है कि वो 34 साल छोटा है और वो 35 साल छोटी है। 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट से ही हमारे आंसर आ रहे हैं। तो बोथ, तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों से आंसर आ रहा है हमारे यहाँ पे। दोनों की जरूरत होगी तभी हम आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ कितने हैं व्यक्ति? 6 व्यक्ति कहाँ बैठे हैं? उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। और डी के निकटतम बाएं, मतलब डी के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है ये हमें बताना है। सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। ठीक है, अब बोला है पहले हम क्या करते हैं, एक पंक्ति बनाते हैं, इसमें 6 व्यक्ति बिठाते हैं, 1 2 3 4 5 6, सबका मुख उत्तर की तरफ है। ठीक है, अब इसमें बोला है ए पंक्ति के अंतिम छोरों में से एक से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ये नहीं पता कि पंक्ति के अंतिम छोर वो लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। अभी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, इसको बाद में देखते इस लाइन को। ठीक है, अब फिर बोला है ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्या है इसमें, ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई सी के निकटतम दाएं बैठा है। ई सी के निकटतम मतलब ई जो है वो सी के राइट साइड में बैठा है। देखिए ई जो है वो सी के राइट साइड में हमने यहाँ बिठा दे, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। इसमें बोला है सी पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब सी जो है लेफ्ट एंड के तीसरे स्थान पर बैठा है। तो लेफ्ट एंड ये रहा, ये लेफ्ट एंड है और तीसरे स्थान पर सी इधर बिठा दिया हमने। और सी के पास कौन बैठा है? ई को हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब इसमें बोला है सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब या तो एफ को हमने यहाँ बिठाना पड़ेगा या एफ को इधर बिठाना, एफ को या तो इधर बिठाना पड़ेगा। तो दोनों में से कहीं भी हम देखते हैं अभी कहाँ बिठाएंगे। ठीक है, ई जो है वो एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है वो एफ के राइट साइड से। ठीक है, तो ई को कहाँ बिठाना है? एफ को हमने इधर रखा। अगर एफ को हमने इधर रखा तो एफ का राइट साइड इधर हो जाएगा। तो एफ के तीसरे स्थान पर बिल्कुल सही बैठा है, तो एफ को हमें इधर ही बिठाना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। ए पंक्ति के अंतिम छोरों में से एक से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ए को हमने कहाँ बिठाना है? अंतिम छोर के, या तो ए को इधर बिठाना पड़ेगा या ए को इधर बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार ए को इधर बिठा के देखते हैं। अंतिम छोर के दूसरे स्थान पर बिठा दिया। 1 मिनट। ठीक है, अब ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं, बी को इधर रखा और इन दोनों के बीच में हमें 2 व्यक्ति बिठा दिए। ठीक है, तो बी को हमने इधर रख दिया। ठीक है, अब ए बी सी डी, अब डी बचा ना, अब हमें बताना है डी को हम ऐसा करते हैं, अब डी को बिठा देते हैं। बचा कौन? डी को हमने बिठाया इधर। अब हमसे पूछा है डी के निकटतम बाएं, मतलब कि डी के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, हमें यह बताना है। अब बताइए डी किधर है? डी ये रहा हमारा इधर, और इसके लेफ्ट साइड किधर है? ये। तो लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? बी। तो बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका आ चुका है और दोनों स्टेटमेंट से ही हमारा आंसर आया इसका। तो डी के निकटतम बाएं में कौन बैठा है? बी बैठा है। अब क्या करेंगे, कौन सा आएगा इसमें? कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। हमारा जो आंसर आएगा दोनों स्टेटमेंट से आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। दोनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी ना, तभी हम आंसर दे सकते हैं। तो हमारा सी यहाँ पे, हमारा सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पी सी से किस प्रकार संबंधित है, पी सी का क्या लगेगा। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वही फैमिली ट्री बनाकर करना पड़ेगा। एच एस और पी का इकलौता भाई है, तो एच जो है वो एस और पी का इकलौता भाई है, तो इकलौता भाई है तो ऑफकोर्स सी बात है एस और पी दोनों की दोनों बहनें हैं इसकी एच की, क्योंकि इसमें बोला है साफ साफ वो इकलौता भाई है। ठीक है, पी जो है वो एल की पत्नी है, पी किसकी पत्नी है, एल की पत्नी बना दिया, तो पी और एल पति पत्नी हो गए। और डी का दामाद है, तो एल किसका दामाद हो गया, डी का, तो वो पी जो है वो डी की बेटी हो गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट में बोला है डी एस की माँ है, डी जो है वो एस की माँ है, बिल्कुल है, ये तो हमें यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है हमसे, और टी सी का दामाद है। अब टी सी का दामाद है वो हम कैसे बनाए, यहाँ पे हमें कुछ तो बोलते हैं ना कि वो एस का पति है, कि मतलब कि कुछ रिलेशन यहाँ पे बोला नहीं, बस इसमें ये बोला है टी जो है वो सी का दामाद बोल दिया, तो हम सी का दामाद कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन ही कुछ अभी अलग ही चल रहा है, इसमें पूरा क्लियर स्टेटमेंट ढंग से नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो जानकारी है कथन ए और कथन 2 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी नहीं होगा। कथन मतलब कि तीनों के तीनों कथन से हमारे जानकारी नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि पी सी से किस प्रकार संबंधित है, जो पी और सी अभी इसमें कुछ रिलेशन ही नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें कथन 2 और कथन 3 में दी गई जानकारी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह भी नहीं होगा। कथन 1, 2, 3 की एकत्रित जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, ये भी नहीं है। केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी नहीं है। जानकारी कथन 1, 2, 3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा हमारे, ऑप्शन ए से हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे हमारा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट पे सिर्फ इतना बोला है कि उसका दामाद है। टी किसी का या तो पति बताते या सी किसी का मतलब कि पति बनाते या कुछ भी बताते, रिलेशन स्टेटमेंट सही नहीं दे रखा, सीधी सी बात यहाँ पे है। तो हमारा आंसर तीनों से नहीं आ सकता। जानकारी कथन 1, 2 और 3 तीनों में एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है हमारे इस क्वेश्चन में महीने का 17वां दिन कौन सा है, 17वां दिन हमें बताना है कौन सा दिन होगा। आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है महीने का अंतिम दिन कौन सा है, सोमवार है, तो अंतिम दिन 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, लीप वर्ष भी हो सकता है, 29वां दिन, तो इस दिन हमारे मंडे होगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला है 12 तारीख को, क्या बोला है हमारे महीने का 12 तारीख को महीने का दूसरा शनिवार है, तो 12 तारीख को शनिवार हमें यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, तो अब बोला है 7वां दिन कौन सा होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें एक बार +7 करेंगे तो 19वें दिन में वापस हमारे यहाँ पे सैटरडे आएगा, तो 12 और 7 हमने 7 कर दिया सैटरडे। अब हमें कौन सा पूछा है, 17वां दिन पूछा है, तो 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा यहाँ पे हमारे सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इधर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 17वां दिन कौन सा आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, मतलब कि गुरुवार आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हमारा आंसर किससे आया, सेकंड स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट का तो हमने यूज ही नहीं किया, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से हमारा आंसर आया है। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं, केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही। हमारा आंसर जब दूसरे स्टेटमेंट से आ गया है तो फर्स्ट की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन ए में हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, क्योंकि हमारा पूरा आंसर ही सेकंड से आ गया। उसमें से फर्स्ट में तो बोला है कि अंतिम दिन सोमवार है, और सेकंड से हमने तो निकाल दिया 12 तारीख को शनिवार है, 17वां दिन हमने बता दिया, तो सेकंड से हमारा आंसर आ गया केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है।
तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रीति की उम्र कितनी है, प्रीति की एज बतानी है हमें, हाउ ओल्ड इज प्रीति। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे देखिए प्रीति की आयु उसकी बहन अर्पिता से 10 वर्ष कम है। तो प्रीति जो है वो उसकी बहन अर्पिता से 10 वर्ष कम है। ठीक है, और अर्पिता की आयु उसकी माँ से 25 वर्ष कम है। तो उसकी माँ से अर्पिता कितनी वर्ष कम है, 25 वर्ष, और पिता से 30 वर्ष कम है। ठीक है, तो और पिता से 30 वर्ष कम है। अब हमें बता ही रखा यहाँ कि अर्पिता की आयु कितनी है, या तो उसके अगर पेरेंट्स की कोई आयु बताते तो हम उसमें से उस मतलब की आयु को घटा देते जो हमें दे रखी है 25 वर्ष और 30 वर्ष, ना उसके माता पिता की यहाँ पे हमें आयु दे रखी है ना अर्पिता की आयु दे रखी है, तो हम प्रीति की आयु निकाल ही नहीं सकते। अगर अर्पिता की आयु देते ना तो हम आसानी से मतलब कि अगर मान लो अर्पिता की आयु 25 वर्ष होती तो उसमें से 10 माइनस करें तो 15 वर्ष आ जाती, लेकिन यहाँ पर अर्पिता की आयु दे ही नहीं रखी, हम कैसे निकालेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट से हमारे आंसर नहीं आ रहे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि केवल इसमें आएगा न तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, मतलब कि दोनों से ही दो, ना तो 1 और ना ही अकेले, मतलब कि दोनों में से एक, नाइदर 1 और नाइदर 2, मतलब हमें दोनों स्टेटमेंट रखना है कि दोनों से आंसर नहीं आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, केवल 1 पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है, नहीं ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, केवल 2 पर्याप्त है जबकि 1 पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। और बी 1 और 2 दुगन ये भी पर्याप्त नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, न तो 1 और न ही अकेले 2, दोनों से हमारे आंसर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट से। तो ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कक्षा में प्रथम स्थान पर कौन रखता है, मतलब कि फर्स्ट रैंक किसकी आई है वो हमें बताना है। श्रीजा दूसरे स्थान पर रही, तो श्रीजा कौन से स्थान पर रही, हमारे दूसरे स्थान पर, श्रीजा को रखा मैं सेकंड रैंक पे। अमन का स्थान श्रीजा से 1 कम है, तो अमन का स्थान किससे कम है, श्रीजा से 1 कम है, तो अमन को हमने श्रीजा से नीचे रख दिया, मतलब तीसरे स्थान पे अमन हो गया। और रोहित की रैंक अमन से बेहतर है। अब इसमें बोला है रोहित की रैंक अमन से बेहतर है। अब देखिए श्रीजा ऊपर आ गई इसके, तो रोहित को कहाँ रखेंगे हम, ऊपर, सबसे ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि बोला है अमन की रैंक मतलब कि रोहित की रैंक अमन से बेहतर है। तो बेहतर मतलब कि हम उसको अमन से ही ऊपर रखेंगे, तो रोहित हमारे फर्स्ट रैंक पर आ गया। तो हमारे फर्स्ट रैंक पर कौन आएगा, यहाँ पे रोहित आएगा, तो रोहित हमारा आंसर आ गया। अब देखिए स्टेटमेंट में आते हैं, केवल कथन 1, 2 और 3 पर्याप्त है, और सेकंड में देखा केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल 3 पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल गलत। सभी कथन 1, 2, 3 एक साथ पर्याप्त है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे आंसर होगा। हमें ढंग से ऑप्शन सारे देखने हैं, जल्दी से ए पे टिक नहीं लगाना है, हमें ऑप्शन पढ़ने हैं, ऑप्शन सी देखना है एक साथ, तीनों को एक साथ रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ आंसर होगा, ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। पहले सारे ऑप्शन ढंग से पढ़ना है तभी हमें आगे टिक लगाना है। ठीक है, इसमें बोला है केवल कथन 1, 2, 3, इसमें केवल बोला है, और हमें क्या करना है, तीनों अगर एक साथ आएंगे ना तभी हमारा आंसर आएगा कि फर्स्ट रैंक पे कौन है। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोला है किसी निश्चित भाषा में गो को कैसे लिखा जाता है। अब इसमें देखिए यू में कम को क्या लिखा जाता है, यू में कम को क्या लिखा जा रहा है, पिकनाटा। ठीक है, और ही में गो को क्या लिखा जा रहा है, जय हो पिक। अब देखिए दोनों में कौन से वर्ड कॉमन है, मैं और मैं।
अब देखना है हमें दोनों में जो वर्ड में कॉमन है, तो इसमें भी दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, पिक, तो दोनों को हमने पिक हटा दिया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, गो, अब गो इधर है, अब गो, अब बच्चे कौन से, जा और हो, तो गो मतलब कि जा भी हो सकता है, हो भी हो सकता है। अब हमें इसका कंफर्म आंसर नहीं पता लग रहा, ठीक है, तो गो का हमें यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि गो को हम क्या लिखेंगे, अभी हमें कंफर्म पता नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं आ रहा दोनों स्टेटमेंट से। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, केवल कथन एक में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि दो में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नहीं, दोनों से आंसर नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन एक या कथन दो में जानकारी पर्याप्त है, बिल्कुल गलत, जानकारी नहीं आ रही। कथन एक और दो में जानकारी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के तैयार है, ये भी गलत। अब देखिए, केवल कथन दो में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन एक में दी गई उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन हमारा आंसर तो दोनों से नहीं आ रहा, दोनों से नहीं आ रहा ना, तो इसमें देखिए केवल एक और दो में दी गई जानकारी प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है, जबकि दो में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों से आंसर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन सी में पर्याप्त नहीं है, दोनों से नहीं आ रहा हमारे, तो यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो ऑप्शन सी हमारा ये आंसर होगा। ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे क्योंकि हमारा आंसर ही दोनों से नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे जानकारी पर्याप्त नहीं मिल पा रही है हमें दोनों स्टेटमेंट से, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है, और ये चैप्टर भी आज हमारा जो डेटा सफिशिएंसी वाला आज यही ख़त्म होता है, ठीक है। कल हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, और तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।